हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 20वीं शताब्दी को दुनिया के इतिहास की एक बहुत ही बड़ी ट्रांजिशन एज के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिनकी वजह से दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए। जैसे कि बहुत सारे देशों की जियोग्राफी ही बदल गई। बहुत सारे देशों में जहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। बहुत सारे मेजर अंपायर जो कि दूसरे देशों के ऊपर रूल किया करते थे, कॉलोनियल जो एरा चलता था जिसमें ब्रिटिश अंपायर और फ्रांस जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे, इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया और दुनिया भर में कई सारे देश आजाद हो गए। जैसे भारत आजाद हुआ, एशिया के बहुत सारे देश आजाद हुए, अफ्रीका के बहुत सारे देश आजाद हुए। उसके बाद आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत ही लंबे समय तक एक कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो गया, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर ने आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ा और दुनिया भर के कई सारे देशों में जाके प्रॉक्सी वॉर लड़े, जिसमें कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की लड़ाई चल रही थी लंबे समय तक। तो इसी कोल्ड वॉर के दौरान एक तो तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बड़ा पॉलिटिकल एंटिटी थी, बड़ी पॉलिटिकल पावर थी, वो थी यूएसएसआर, सोवियत संघ। इस सोवियत संघ का हम पूरा इतिहास आज हम पढ़ेंगे, इसकी स्थापना से लेके इसके अंत तक पढ़ेंगे। हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। रशियन रिवॉल्यूशन भी 20वीं शताब्दी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जो 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके दौरान ही दुनिया में पहली बार एक कम्युनिस्ट रिजीम की शुरुआत हुई थी 1922 में। तो ये यूएसएसआर जो है, ये दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पूरी तरह से कम्युनिस्ट था। और कम्युनिज्म की विचारधारा जो पहले पेपर के ऊपर हुआ करती थी, वो एक इन्होंने अपने देश में इसको रियल में इंप्लीमेंट करके दिखाया था। लेकिन 1991 में इस यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और उसके बाद दुनिया में बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया जो कोल्ड वॉर के एरा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाइपोलर हो चुकी थी, दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, इस यूएसएसआर के विघटन के बाद यूनिपोलर हो चुकी। और उसके बाद कम्युनिज्म की जो विचारधारा, जिसका एक बहुत बड़ा लीडर यूएसएसआर था, उसका भी यहां पे बहुत बड़ा लॉस हुआ और कैपिटलिज्म की हेजिमनी का दौर शुरू हो गया, यूएस हेजिमनी का दौर शुरू हो गया। इस पूरी घटना के ऊपर हम अपनी पूरी नजर डालते हैं कि यह पूरी घटना क्या थी, सोवियत यूनियन क्या था, सोवियत यूनियन का शुरुआत कैसे हुआ, क्या इतिहास रहा है, कैसे इसका विघटन हुआ और क्या उसके रिपरकशंस हुए। समझते हैं पूरी चीज को। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, ये 1922 में स्टैब्लिश हुआ। 1991 में इसका विघटन हुआ। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद रशियन एम्पायर का अंत हुआ। और उसके बाद 1922 में जब रशियन सिविल वॉर खत्म होता है, तो 15 रिपब्लिक मिलके एक बहुत बड़ी एंटिटी बनाते हैं, पॉलिटिकल एंटिटी बनाते हैं, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। इसका अंत होता है 25 दिसंबर 1991 को और यहीं से कोल्ड वॉर का अंत हो जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ये इतना बड़ा साम्राज्य था। आज के समय आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, लेकिन एक समय रशिया का जो ग्रुप था और रशिया जिस एंटिटी का हिस्सा था, उसको यूएसएसआर कहते हैं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी थी, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र वो कवर करते थे। तो इसमें ये सारे के सारे देश आते थे, 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था। रशिया उसका सक्सेसर स्टेट है, लेकिन उसके बाद आप आज के समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे देश जो हैं वो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। इसके अलावा अगर आप उस समय के वर्ल्ड मैप को देखेंगे, 1950 के समय के वर्ल्ड मैप को देखेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो देश दिखेगा वो है यूएसएसआर। ये एक इतना बड़ा संगठन था जो कि पूरी तरह से कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी पे चलता था। कार्ल मार्क्स की थ्योरी और व्लादिमीर लेनिन की थ्योरी पे ये देश टिका हुआ था, उनके विचारधारा पे चलता था। और ये कैसे बना, इसकी बात करेंगे। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया ऐसे दिखती थी। यहां पे ये जो रेड कलर का आपको ब्लॉक दिख रहा है, इसको ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे। ईस्टर्न ब्लॉक में आते थे यूएसएसआर और यूएसएसआर के सैटेलाइट स्टेट्स। सैटेलाइट स्टेट्स यानी कि जो यूएसएसआर की विचारधारा के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे देश थे जिसमें ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे देश जो हैं, रोमानिया वगैरह, ये इसका हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ पे था वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में यूएसए और बाकी जो देश थे जो कि कैपिटलिज्म की विचारधारा को सपोर्ट करते थे, यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर देश यहां पे दिखेंगे। उसके अलावा तीसरे ऐसे देश भी थे जो दोनों ही विचारधाराओं को समर्थन ज्यादा नहीं देते थे, ना यूएसए को सपोर्ट करते थे, ना यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे।
इनको कहा जाता था नाम कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मोमेंट के कंट्रीज। तो इनको कहा जाता था, यूएसए वालों ग्रुप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, यूएसएसआर वालों को कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड कंट्री, और जो तीसरे जो ग्रुप के लोग थे जो किसी के पक्ष में नहीं थे उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था। तो आज इस घटना की हम बात कर रहे हैं, इसमें सेकंड वर्ल्ड कंट्री जो थे, दूसरे ग्रह के जो लोग थे, दूसरे वर्ल्ड के जो लोग थे, यूएसएसआर की लीडरशिप में जो थे, उनका यहां पे समाप्त अंत हो जाता है, उसकी बात करते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, 1917 में दो क्रांतियां हुई, एक को कहते हैं फरवरी रिवॉल्यूशन, एक को कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या है, जार की सत्ता का अंत हो गया। जार कहते थे वहां के राजा को। जार की सत्ता का अंत होने के बाद यहां पे बहुत सारा कुछ ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट आया कि यहां पे किस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी, यहां पे डेमोक्रेसी होगी कि यहां पे कम्युनिज्म होगा, यहां पे क्या होगा। तो उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन हुआ, सिविल वॉर हुआ, जिसमें रेड वर्सेस व्हाइट की लड़ाई हुई। तो रेड इसमें जीते, और रेड को लीड कर रहे थे उस समय व्लादिमीर लेनिन, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करते थे और अपनी खुद की उन्होंने आइडियोलॉजी को यहां पे इंप्लीमेंट किया था। और यहां पे एक नया पॉलिटिकल स्टेट बना जिसको यूएसएसआर कहा जाता है। तो ये यूएसएसआर जो है, पहले रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में चला था और 1922 तक जो आगे चल के सिविल वॉर चला, उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसको कहा जाता है यूएसएसआर। यूएसएसआर के जो 15 रिपब्लिक हैं उनका नाम ये है, ये लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी मैप में बता चुका हूं। तो ये 15 रिपब्लिक आज के समय आपको अलग दिखेंगे, लेकिन एक समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। इस मैप को आप फिर से एक बार देख सकते हैं। आज के समय आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये यूक्रेन जो है ये यूएसएसआर का एक समय हिस्सा हुआ करता था। बेसिकली रशिया और यूएसएसआर एक ही हुआ करते थे, एक ही पॉलिटिकल एंटिटी में रहते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी इनके बीच में मतभेद हो चुके हैं। यूक्रेन जो है वो काफ़ी वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो चुका है, रशिया अपनी पुरानी आइडियोलॉजी की तरफ ही है, जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट विचारधारा हुआ करती थी, कम्युनिस्ट सोच के साथ साथ जो यूएसएसआर की बाकी पॉलिसीज हुआ करती थी उन्हीं को फॉलो करता है। और यूएसएसआर का रियल सक्सेसर स्टेट जो है वो रशिया को माना जाता है। बाकी जो स्टेट हैं वो भी यूएसएसआर के ही सक्सेसर हैं, लेकिन वो आज के समय यूएसएसआर के पद चिन्हों पे नहीं चलते, तो बिल्कुल भी वो अब यूएसएसआर का जैसा नहीं रहे हैं। यहां पे आपको यूक्रेन और रशिया के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलता है और उनके बीच में काफी अब विवाद हो चुके हैं। तो एक समय पे जब यूएसएसआर बना था तो वो एक ट्रू डेमोक्रेसी के तौर पे लागू हुआ था। उसमें यह था कि एक पार्टी सिस्टम रहेगा, लेकिन जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो सोशलिज्म की विचारधारा है, उसमें यह है कि सबको इक्वल बनाना है, सबको बराबरी का दर्जा देना है, सबको इकोनॉमिकल एक्सेस पे और हर तरीके के एक्सेस पे बराबरी का दर्जा देना है। तो एक सच्चे तौर पे हम इसको लोकतंत्र बनाने की बात करेंगे, ऐसा मानना था जो उस समय के कम्युनिस्ट लोग थे, स्पेशली लेनिन और उनकी पार्टी के लोग, जो रेड, जिनको बोल्शेविक्स कहा जाता था। उन्होंने इस तर्ज पे शुरुआत करी थी यूएसएसआर की। जार की रिजिम खत्म हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही जब अगले लीडर आते हैं, यहां पे लेनिन के बाद जो आने वाले समय में जो लीडर आते हैं, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने इस रिजिम को वैसा ही बना दिया जैसे जार के समय पे हुआ करती थी। मतलब पूरी तरीके से टोटलिटेरियन रिजिम बना दिया। एक ही पार्टी यहां पे अलाउ हुआ करती थी जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था। धीरे धीरे करके जिस डेमोक्रेसी की ये बात करते थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई और यहां पे अब्सोल्यूट टोटलिटेरियन रिजिम आ गई जोसेफ स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन को कोई भी अपोज करता था, उनकी पॉलिसी को अगर कोई अपोज करता था तो उसको लेबर कैंप में भेज दिया जाता था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। बहुत सारे लोगों को स्टालिन ने मरवाया है अपने कार्यकाल के दौरान। यहां पे रशियन डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए दूसरी एथनिसिटी के जो लोग हुआ करते थे रशियंस के अलावा, उनका भी यहां पे एग्जीक्यूशन हुआ है। इनकी जब बायोग्राफी मैं कवर करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो यहां पे बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल शिफ्ट आए, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेशनल यहां पे, और इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से स्टेट के अंदर कंट्रोल कर लिया गया। पहले लेबर्स को जो राइट्स मिले हुए थे, लेबर्स को इक्वलिटी की बात कर रखी थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होते चले गए, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, उससे लोग कटने लग गए, उससे दूर होने लग गए। तो ये एक बड़ा रीजन रहा था आने वाले समय में यूएसएसआर के विघटन का। उसके बाद आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध को शुरुआत करने का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है जर्मनी को, अडोल्फ हिटलर को। और हिटलर ने, आप जानते हैं कि जर्मनी को रशिया को इन्वेड करने की कोशिश करी थी 1941 में, एक तरह से इन्वेड कर ही दिया था। उस इन्वेजन के दौरान
जो है इंटरनल जो भी मैटर चल रहे थे रशिया के अंडर, यूएसएसआर के अंडर, वो एक बार के लिए शांत हो गए और पूरा देश यूनाइट होके द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने लग गया, जर्मनी के खिलाफ हो गया और जर्मनी से उनको जीतना था क्योंकि जर्मनी ने बहुत ही मैसिव इन्वेजन इनके ऊपर किया था। उसके बाद यूएसएसआर के पास एक बड़ा मौका था अपनी मिलिट्री में बड़े रिफॉर्म्स लाने का, और उन्हीं रिफॉर्म्स के दौरान रशिया ने यानी यूएसएसआर ने, फॉर्मर यूएसएसआर ने बहुत सारा पैसा जो है डिफेंस में लगाया और डिफेंस में बहुत ज्यादा उन्होंने अपने बजट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने पैसा कम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों के वेलफेयर में यहां पे पैसा इन्होंने कम कर दिया। और स्टालिन ने जो पैसा यहां पे लगाया था डिफेंस के दौरान, उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा भी हुआ कि ये यहां पे द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से यहां पे जर्मनी और इटली को हराने में सफल रहे। रशिया ही नहीं बल्कि अलाइड पावर्स जितने भी थे उन सब के पास यहां पे अच्छा खासे रिसोर्सेज थे। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यहां पे रशिया ने मिलकर इन देशों को हराया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में। यहां पे जर्मनी एक्सिस पावर्स हार गई, जापान हार गया, इटली हार गया। उसके बाद क्या होता है, स्टालिन की डेथ हो जाती है 1953 में। अब सोवियत यूनियन जो है और दूसरी तरफ आप जानते हैं यूएसए और जो वेस्टर्न ब्लॉक के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, डिप्लोमेटिक वॉर चलता है, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर एक ऐसा एरा था जिसमें दोनों देशों ने, यूएसए और यूएसएसआर ने या वेस्ट के कोई भी देश ने आपस में सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, किसी भी तरीके का बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये देश अलग अलग देशों में जाके अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे और उस प्रमोट करने के दौरान प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते थे। वहां पे अपनी अपनी चॉइस की सरकारों को स्टैब्लिश करने के लिए वहां पे सिविल अनरेस्ट भी फैलाते थे। तो ऐसा माहौल ये क्रिएट करते थे, उसको कोल्ड वॉर का एरा कहा जाता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो अभी बनाया था हाल फिलहाल में। तो इसके दौरान क्या हुआ कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जो लड़ाई चल रही थी, इसके दौरान यूएसएसआर जो है वो मैचअप करने की कोशिश कर रहा था यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक्स को। और वो मैच किस तरह से करना चाह रहा था, स्पेस रेस में वो उनको मैच करना चाह रहा था कि स्पेस में अपने कौन ज्यादा सैटेलाइट्स भेजेगा। आर्म्स रेस में उनको मैच करने की कोशिश कर रहा था कि कौन ज्यादा हथियार बनाएगा, कौन ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करेगा, कौन ज्यादा मिसाइल्स बनाएगा। ये सारी की सारी चीजों के लिए यूएसएसआर जो है बहुत ज्यादा खर्चा करने लग गया अपनी डिफेंस के ऊपर, अपनी आर्मी के ऊपर, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके यहां पे डिक्लाइन करने लग गई। और उसकी वजह से यूएसएसआर में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। और मेजर प्रॉब्लम्स जब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी में क्रिएट होने लगेंगी तो वो टूटेगा ही टूटेगा। ये मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी, ब्यूरोक्रेटिकल और ऑथोरिटियन सिस्टम जो था। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा यूएसएसआर जो है उसके ऊपर एक ही पार्टी का रूल हुआ करता था, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, उनको सत्ता से तो कोई हटा नहीं सकता, तो उनके अंदर एक ऑथोरिटेरियन और एक ऐसा टोटलिटेरियन जो एटीट्यूड है वो उसमें आ गया था। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा करप्शन आ गया था। डेमोक्रेसी यहां पे थी नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके राइट्स का, उनको राइट्स नहीं मिलते थे, लोगों को उनके उतने अधिकार नहीं मिलते थे, वो उतना ग्रो नहीं कर पाते थे। लोगों के पास ये नहीं पता था कि सत्ता में क्या चल रहा है, कितना पैसा कहां पे लग रहा है, मिलिट्री में इतना पैसा लग रहा है, लोगों को उतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं था, किसी तरीके का कोई आरटीआई नहीं था कि लोगों को पता चल सके। वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से लोगों के प्रति वो वन पार्टी जो है वो अनअकाउंटेबल हो गई थी, उनको लगता था कि उनको कोई हटा नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रशिया का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, जैसा कि मैंने कहा कि 15 रिपब्लिक से मिलकर यूएसएसआर बना था, लेकिन उन 15 रिपब्लिक में जो रशियन रिपब्लिक था, रशियन फेडरेशन था, वो ज्यादा पावरफुल था, वो ज्यादा डोमिनेट करता था। बाकी देशों के साथ न्याय नहीं कर पाता था यूएसएसआर। बाकी देशों में इसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना राइज हुई, क्योंकि वो देश चाहते थे कि हम भी काम उतना ही करते हैं, हमारा भी पैसा उतना ही है, हमारी भी मेहनत उतनी है इस देश को बनाने में, इस एंटिटी को बनाने में, लेकिन हमें उतना पैसा नहीं मिलता, रिटर्न में उतना हमें वो नहीं मिलता, डेवलपमेंट नहीं मिलता। तो ये चीजें हुई। दूसरे देशों के इंटरेस्ट यहां पे नेगलेक्ट किए जाते थे। बहुत ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कम खर्च करना, ये चीजें की वजह से जो है यहां पे यूएसएसआर में बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से इसका अंत होना ही था। तो यूएसएसआर के पतन में कौन कौन से फैक्टर्स ने भूमिका निभाई, अभी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं। इकोनॉमिकल वीकनेस का मैंने आपको रीजन दिया है कि क्या रीजन था। आर्म्स रेस में पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा करना, स्पेस रेस में ज्यादा पार्टिसिपेट करना, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना।
बेसिकली उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था जो कि आम लोगों की ज़रूरत की कम है, लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आप जानते हैं कि आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा खासा उनका ठीक ठाक पेमेंट भी मिलना चाहिए उनको, लेकिन वो सब चीज़ें होती नहीं थी। सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म की विचारधारा थी उसकी शुरुआत किस बेस पे हुई थी कि हमें हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर फोकस करना है, लेकिन जो स्टेट अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, जो कम्युनिस्ट कहता है, वही मूलभूत आवश्यकताओं से परे हट गया और अब वो बात करने लग गया टेक्नोलॉजी की, वारफेयर की, और वो बात करने लग गया बड़े बड़े हथियारों की, बड़े बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, जिसकी वजह से देश जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गया, जिसकी वजह से ये लोग जो है इसके खिलाफ हो गए। इसके खुद के लोग ही, यूएसएसआर के जो अंदर के लोग हैं, वही नहीं चाहते थे कि इस तरीके से खर्चा किया जाए मिलिट्री के ऊपर, स्पेस के ऊपर। उसके अलावा पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टालिन के कार्यकाल के दौरान लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए, लोगों को यहाँ पे मारा गया, जेल में डाला गया, लेबर कैंप्स में डाला गया। उसके बाद पोस्ट स्टालिन भी बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो लोगों के अधिकारों के बारे में इतना नहीं सोचते थे, इसीलिए लोग जो हैं वो लोग पॉलिटिकली अनअकाउंटेबल समझने लग गए, अपने ही लीडर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे और उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो इसका एक बहुत बड़ा कारण बने। उसके बाद आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं। 1985 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट और उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। कम्युनिस्ट पार्टी के ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए और इन रिफॉर्म्स की वजह से यूएसएसआर का पतन हुआ, लेकिन एक मेजर तौर पे इस लीडर को अच्छा लीडर माना जाता है क्योंकि इसने जो रिफॉर्म्स किए वो लोगों की भलाई के लिए किए। रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया कि आप जानते हैं कि उस समय यूएसएसआर को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था। अंदर स्टालिन के दौरान तो उनके खिलाफ जो बोलता था उनको सजा दी जाती थी। न्यूज़पेपर्स के अंदर प्रिंट करना अलाउड नहीं था, वो पूरी तरह से स्टेट के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। तो बेसिकली ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है पर्दे के पीछे किसी को नहीं पता होता था और इससे लोगों का विश्वास जो है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वो चला गया। और ऐसा नहीं है कि गोर्बाचेव ये चाहते थे कि यूएसएसआर पूरी तरह से विघटित हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उनके जो प्लान थे वो अलग थे। वो चाहते थे कि लोग कम्युनिज्म से प्यार करें, कम्युनिज्म का जो आइडिया है उससे फिर से जुड़ें, तो उसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो उसके लिए इन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए वो लाए तो ले थे अच्छे के लिए, लेकिन वो इसके खिलाफ चले गए। ये प्लान थे ग्लासनोस्ट और पेट्रोइस्ट की जो पॉलिसी थी ये थे। ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी है इसका मतलब होता है ओपननेस या पब्लिसिटी, यानी कि किसी भी चीज को पब्लिसाइज करना है, ओपननेस लानी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देना है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया को प्रमोट करना है। और आरटीआई जैसे एक्ट्स यहाँ पे लाए गए जिससे क्या होता है कि लोगों को ये पता चल गया कि जोसेफ स्टालिन के टाइम पे किस तरीके के एक्शंस किए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने। उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप है उसको लिमिटेड कर दिया गया, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, लोगों को मतलब खूब पार्टिसिपेट किया गया, करने के लिए मोटिवेट किया गया कि आप अपने देश के खिलाफ, अपनी रिजिम के खिलाफ बोल भी सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेबर जो प्रोटेस्ट करते हैं वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको छूट मिलती है। और आप जानते हैं कि कम्युनिज्म का ये आइडिया भी था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि प्लूटोरियट्स एक समय पे इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनका अंत हो जाएगा। तो कम्युनिज्म तो और सोशलिज्म तो खुद बात करता है इस चीज की कि यूनियन बना के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टालिन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कम्युनिज्म के जो आइडिया है उसको ही बदल के रख दिया और प्रोटेस्ट वगैरह के अगर कोई प्रोटेस्ट करता था तो उसको यहाँ पे पनिश किया जाता था। लेकिन यहाँ ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी आई गोर्बाचेव की, इसने फिर से इन चीजों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन इससे क्या हुआ, लोगों के पास जब ये अधिकार आए तो उन्होंने अपनी ही रिजीम को बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे जाके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और वो जो इतने सालों का गुस्सा था, लोग नाराज थे इस कम्युनिस्ट रिजीम से और जो यहाँ के जो रूलर थे उन्हों से, तो उनके खिलाफ वो हो गए और इसका हर्जाना भुगतना पड़ा यूएसएसआर को और वो विघटित हो गया। बहुत सारे मेजर प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे देश इनके खिलाफ हो गए, बहुत सारे जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। दूसरी पॉलिसी जो थी वो थी पेरेस्ट्रोइका। ये भी रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है ओपननेस। और ये ओपननेस किस तरीके की थी, ये था अपनी जो
इकोनॉमी है उसको डिसेंट्रलाइज करना। आप जानते हैं कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसके अंदर सारा के सारे जो रिसोर्सेस हैं उसको स्टेट ओन करता है। सारे इसके सारे जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो स्टेट ओन होती हैं। यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होती। लेकिन यहां पे ये बात समझ में आ गई थी अभी तक कम्युनिस्ट लोगों को कि सेंट्रलाइज करने से देश का विकास इतना नहीं होता है, और जो भी स्टेट ओन कंपनियां हैं वो उतने अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से देश उतनी तरक्की नहीं कर पाता, उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाता जितना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है वो ग्रो कर रही थी। और वो देख रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड को कि यूएसए, यूके, फ्रांस, ये देश जो कैपिटलिस्ट हैं पूरी तरह से, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उनकी जीडीपी बढ़ रही है। तो इसीलिए इन्होंने भी डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी अपनी इकोनॉमी को, और प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने फ्री मार्केट तो बनाया, लेकिन ये दोनों जो पॉलिसी हैं, चाहे वो पब्लिक करना, लोगों के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच देना, चाहे अपनी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करना, ये एक बहुत बड़ा रीजन बना यूएसएसआर के विघटन का। और बहुत सारे जो लोग जो कम्युनिज्म और यूएसएसआर को समर्थन करते थे वो इनको क्रिटिसाइज करते थे कि आपकी वजह से यूएसएसआर विघटित हो गया। लेकिन इनका जो पर्पस था वो यूएसएसआर को विघटित करना नहीं था, बल्कि इनका ये प्लान था कि इसकी वजह से लोग कम्युनिज्म के प्रति अपनी भावनाओं को बढ़ाएं, कम्युनिज्म की तरफ आए, आकर्षित हों। लेकिन वो आकर्षित होने की बजाय उन्होंने मुक्ति पा ली। उन्होंने सोचा कि चलो हमें मौका मिला है इससे आजाद होने का, हमें कुछ राइट्स मिले हैं, तो हम कम्युनिज्म को ही दरकिनार कर देते हैं और यूएसएसआर को अब विघटित कर देते हैं, हटा देते हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें हुई। ऐसा नहीं कि लोगों ने ऐसा कहा कि चलो यूएसएसआर को तोड़ देते हैं, कोई ऐसा तो कोई दीवार तो है नहीं, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, लोगों का जो अविश्वास था अपनी सत्ता को लेकर, कि गोरबचेव के प्रति चलो विश्वास था, लेकिन आने वाले समय में कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, उसकी क्या सोच होगी, वो किस तरह से देश को चलाएगा। तो इसके लिए लोग जो हैं वो ज्यादा विश्वास में इनको लेके चल नहीं रहे थे, क्योंकि इनका जो सत्ता चलाने का जो तरीका था, इनका जो पॉलिटिकल फंक्शन था, जो सिस्टम था, वो काफी ऐसा था कि उसके ऊपर वन पार्टी सिस्टम था और वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक स्टेटस नहीं था लोगों के पास। ये चीजें हुई। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म की चीजें हुई। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो छोटे छोटे रिपब्लिक थे, जो बाल्टिक स्टेट हैं, जैसे इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, ये सबसे पहले आजाद हुए थे यूएसएसआर से। ये वो देश थे जिनमें नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई और इन्होंने सोचा कि देखो हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं होता, हमारे जो लोग हैं उनके साथ उतना व्यवहारिक तौर पे उतना क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से उनके साथ न्याय नहीं होता। तो न्याय कैसे नहीं होता, क्योंकि हर एक एंटिटी जगह है, वहां पे क्या होता है कि हर क्षेत्र में बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंस पूरी तरह से रशिया की थी। रशिया की डोमिनेंस की वजह से रशिया में तो काम होता था, लेकिन बाकी क्षेत्रों में काम नहीं होता था। तो इसीलिए नेशनलिज्म की राइज की वजह से भी इस क्षेत्र का डिसइंटीग्रेशन हुआ। आप जानते हैं कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म किसी भी देश को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं आपसे, जब मैंने जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि नेशनलिज्म क्या करता है, किसी भी देश को तोड़ सकता है और किसी भी देशों को जोड़ भी सकता है। मान लो आप सेम देश में रहते हैं और अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, आपकी एथनिसिटी अलग है, आपका रिलीजन अलग है, तो आप अपने आप को अलग अलग समझते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को अलग अलग समझते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि चलो हम अलग अलग देश बना लेते हैं। तो इससे क्या है, देश टूटता है। जैसे यूएसएसआर में क्या हुआ, लोगों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम तोड़ लेते हैं, हम अपना अलग देश बना लेते हैं। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि एक ही विचारधारा के लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं और वो साथ में रहना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यूनाइट हो जाएं, और वो भी एक नेशनलिज्म की भावना है और वो यूनाइट है कि एक देश बना लेते हैं। तो दोनों ही तरीके से नेशनलिज्म काम करता है। हमारे देश में नेशनलिज्म आप देखिए कि नेशनलिज्म अलग ही तरीके से चलता है। देश में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बहुत ही ज्यादा विभिन्नता है हमारे देश में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम एक साथ रहते हैं। इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो ब्रिटेन के कुछ पॉलिटिशियंस ने कहा था कि भारत भी जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा भारत का, क्योंकि भारत में बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और वो साथ नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक डिसइंटीग्रेशन तो हुआ वैसे, बेसिकली धर्म के आधार पे हमारा देश को तोड़ा गया और पाकिस्तान अलग से निकल गया था, वो एक अलग बात है, लेकिन नेशनलिज्म इस तरह से काम करता है। तो डिसइंटीग्रेशन के लिए मेजर इवेंट्स क्या हुए यूएसएसआर में, उसकी बात कर लेते हैं। तो मेजर इवेंट्स हुए 1989 का एक तो रिवॉल्यूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब ग्लासनोस्ट और जो दूसरी पॉलिसी लेके आए गए गोर्बाचेव के दौरान थ्रू, तो गोर्बाचेव क्या करते थे, एक बात आपको बताता हूं कि पहले के समय यूएसएसआर किस तरह से काम करता था। जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तो किसी भी देश में कोई प्रोटेस्ट होता था तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यूएसएसआर अपनी मिलिट्री भेज देता था। अगर वो देश कम्युनिस्ट है तो ईस्टर्न ब्लॉक के जितने भी देश हुआ करते थे उनमें जो भी कम्युनिस्ट रिजीम हुआ करती थी उसका तख्ता पलट करने के लिए अगर कोई बड़ा आंदोलन होता तो सोवियत संघ अपनी आर्मी भेज देता था उस आंदोलन को दबाने के लिए, और बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही ब्रूटली उस आंदोलन को दबाया जाता था, इसके लिए कि कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को कोई खतरा ना आ जाए। लेकिन उसके बाद गोर्बाचेव जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि हम तो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को अपनाएंगे, हम बिल्कुल भी किसी दूसरे देश में जाके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज का फायदा उठाया सबसे पहले पोलैंड के लोगों ने। पोलैंड में क्या हुआ, 1989 में एक रिवॉल्यूशन होता है, एक क्रांति होती है जिसमें वहां के नॉन कम्युनिस्ट जो धड़े के लोग हैं, जो यूनियनिस्ट होते हैं, वो अपनी सत्ता से, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी से इस चीज की मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्री इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, हम आपकी सत्ता से परेशान हो चुके हैं। तो 40 साल से जहां पे एक कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, उन्होंने यूएसएसआर से रिक्वेस्ट करी कि आप यहां पे आर्मी भेजिए, यहां पे इंटरवीन कीजिए, हमें खतरा है। लेकिन यूएसएसआर ने अपनी आर्मी नहीं भेजी क्योंकि उनकी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी आ चुकी थी। तो यहां पे सबसे पहले पोलैंड की सत्ता को झुकना पड़ा और यहां पे फ्री इलेक्शन कराने पड़े। तो ये रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। यहां पे पोलैंड के बाद चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया और ईस्टर्न जर्मनी, ये सारे के सारे देश जो कि एक समय पे ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे और यहां पे कम्युनिस्ट रिजीम हुआ करती थी, एक के बाद एक यहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा के जो पार्टियां थी उनको तख्ता पलट करे गए, वहां पे बड़े रिवॉल्यूशन हुए और एक के बाद यहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई। तो ये जो ईस्टर्न ब्लॉक था, यहां पे ईस्टर्न ब्लॉक के जो देश हुआ करते थे, यहां पे आपको दिखेंगे रोमानिया है, यहां पे चेकोस्लोवाकिया है, यहां पे और जो देश हैं, इन पे धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए। इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ 89। इस 89 के रिवॉल्यूशन के बाद ही बर्लिन वॉल का फॉल हुआ। बर्लिन वॉल का फॉल क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको याल्टा एग्रीमेंट एंड पोट्सडैम एग्रीमेंट कहा जाता है। पोट्सडैम एग्रीमेंट में यह किया गया कि जर्मनी को 4 भागों में बांट लिया गया, जिसमें ईस्टर्न ब्लॉक का जो देश था वो बन गया सोवियत सेक्टर, जिसमें बर्लिन जो राजधानी है वो भी आती थी। उसके अलावा जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको 3 भागों में बांटा, एक था ब्रिटिश सेक्टर, एक फ्रांस सेक्टर, एक अमेरिकन सेक्टर। इसके बाद बर्लिन जो शहर था, जो राजधानी था, उसको भी 4 भागों में बांटा गया और इसमें फ्रेंच सेक्टर जो है ऊपर था, यहां पे ब्रिटिश सेक्टर था और यहां पे अमेरिकन सेक्टर था और दूसरी तरफ था सोवियत सेक्टर। तो इस तरह से बर्लिन के बीचों बीच एक वॉल बनी हुई थी और ये बर्लिन वॉल जो है ये 1989 के अंदर ये जो है इसको तोड़ा गया। बर्लिन वॉल जब टूटी तो उसके बाद जर्मनी जो है वो फिर से यूनाइट हो गया और यहां से माना जाता है कि यूएसएसआर जो है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था और कोल्ड वॉर का जो एरा है उसका भी अंत माना जाता है बर्लिन वॉल का फॉल होना। बर्लिन वॉल कैसे फॉल हुआ था, कैसे बनी थी, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन उसके बाद बात करते हैं 1991 का कू, 1991 का तख्ता पलट करने की एक कोशिश जो कि फेल हो गई थी। ये तख्ता पलट क्या था? देखिए, गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो कंटिन्यू चलते जा रहे थे और गोर्बाचेव एक बड़ा रिफॉर्म लेके आने वाले थे कि वो रिपब्लिक्स जितने भी हैं, ये 15 रिपब्लिक्स, इनको कुछ ऑटोनॉमी देने वाले हैं और यूएसएसआर को अब डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। लेकिन उसी दौरान कुछ कम्युनिस्ट के विचारधारा के जो हार्डकोर थिंकर थे, कम्युनिज्म की विचारधारा को बहुत ज्यादा हार्डकोरली जो बिलीव करने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि ये यूएसएसआर जो है वो डिसेंट्रलाइज ना हो, इसका विघटन ना हो और यहां पे गोर्बाचेव को वो हटाना चाहते थे सत्ता से। वो समझते थे कि गोर्बाचेव जो है वो यूएसएसआर का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1991 के अगस्त महीने में, अगस्त को इसको कहा जाता है, अगस्त महीने में गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर दिया और कहा
कि मिलिट्री को बुला लिया मॉस्को में, और अब ये प्लान था इनको कि सत्ता को बदलना है, यहाँ पे नए जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाएंगे और अब नए बदलाव किए जाएंगे। गोरबचेव जो रिफॉर्म्स हैं उनको बदल दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, रिवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे जनता इसके खिलाफ थी और एक बड़े लीडर थे जिनको कहा जाता है बोरिस येल्त्सिन, ये रशियन फेडरेशन के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो अभी राष्ट्रपति हैं, इनसे जस्ट पहले बोरिस येल्त्सिन ही राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो बोरिस येल्त्सिन जो हैं ये और अपने बाकी मेंबर्स को लेकर लीड करते हैं और अगेंस्ट में जाते हैं इस कू के, और इसको कहा जाता है अपोजिशन अगेंस्ट द कू। ये जो तख्ता पलट है, तख्ता पलट की जो साजिश थी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों की, उसको लोगों ने मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाई गई और यहाँ पे आर्मी को रोका गया मॉस्को में, और ये जो कू होने वाला था इसको हटा दिया गया। और जो कम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि रिवर्ट कर दिया जाएगा गोरबचेव के रिफॉर्म को, वो नहीं कर पाए और वो तख्ता पलट जो है असफल रहा। और उस तख्ता पलट के बाद, इस असफल तख्ता पलट के बाद जो है बहुत बड़े चेंज आए, पॉलिटिकल शिफ्ट आए, लोगों का विश्वास कम्युनिस्ट पार्टी से हट गया। अब उनको बड़े रिफॉर्म्स चाहिए थे, और रिफॉर्म्स चाहिए थे तो उसी दौरान जो बहुत सारे छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे, कुछ बड़े रिपब्लिक्स थे, उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, इन देशों ने सबसे पहले अपने आप को आजाद किया। फिर दिसंबर महीने में यूक्रेन ने, बेलारूस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और वो यूएसएसआर से अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगे, अलग से वो रूल अपनी आप को रूल करने लगे, गवर्न करने लगे। बोरिस येल्त्सिन खुद, जो कि रशिया के उस समय राष्ट्रपति बने थे, रशियन फेडरेशन के, जो रशियन रिपब्लिक हुआ करता था उसके, वो भी सिर्फ रशिया तक अपनी डोमिनेंस दिखाने लग गए, वहीं तक एडमिनिस्ट्रेट करने लग गए। तो धीरे धीरे अनचाहे तरीके से यहाँ पे यूएसएसआर विघटित होने लग गया। और फाइनली 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव टेलीविजन पे आते हैं और आके ये घोषणा करते हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी के पद से, यूएसएसआर के पद से अपने आप को यहाँ पे रिजाइन करते हैं। ये 1991 महीने की, साल की बात है, दिसंबर महीने की बात है, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन की बात है। उससे पहले 1990 में आप जानते हैं कि जब 1989 में ही माना जाता है कि कोल्ड वॉर एरा समाप्त हो गया, तो 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो मिखाइल गोर्बाचेव को कहीं ना कहीं इसका रेस्पॉन्सिबल भी माना जाता है कि यूएसएसआर को विघटित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। कई लोग कहते हैं कि वो वेस्ट के एक तरह से चमचे थे, कई ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हार्डकोर कम्युनिस्ट थिंकर हैं। लेकिन कुछ भी हुआ, जो इनके आप रिफॉर्म्स देखते हैं गोर्बाचेव के, वो बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स थे। वो अपने देश में डेमोक्रेटिक स्टेटस जैसा लाना चाहते थे और अपने देश को की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ सुधार करना चाहते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को समाप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद ये जो पुराना रशियन जो बड़ा का बड़ा जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत रूस भी कह देते हैं इसको, ये पूरा का पूरा विघटित हो गया और ये 15 देश बन गए। आज के समय इसी तरीके की स्थिति दिखती है आपको। रशिया इसमें सबसे बड़ा देश निकल के आया और ये कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की विचारधारा पे चलता भी है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि माना कि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, लेकिन रशिया जो है उस कोल्ड वॉर की जो लाइन है उसके ऊपर चलता ही है। और आज भी यूएस और रशिया के बीच में एक आपको वो दिखता है, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। रशिया आपको दिखता है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ बड़ा देश है। इधर यूराल माउंटेन के इधर वाला हिस्सा जो है वो यूरोप में है और इधर वाला हिस्सा एशिया में है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यूएसएसआर के विघटन होने के बाद क्या हुआ। देखिए, दूसरा जो वर्ल्ड था जिसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड में यूएसए और उसके अलाइज थे, वेस्टर्न वर्ल्ड ब्लॉक था, ईस्टर्न ब्लॉक का यहाँ पे अंत हो गया, फॉल हो गया। यहाँ पे जो बड़े बड़ी जो कम्युनिस्ट रिजीम हुआ करती थी ईस्टर्न ब्लॉक में, वो यहाँ पे हट गई, उनका अंत हो गया और यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई और बहुत सारे देश जो हैं वो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके अलावा कोल्ड वॉर का अंत हो गया, आर्म रेस और जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशंस थे वो खत्म हो गए, प्रॉक्सी वॉर जो हैं वो बहुत कम हो गए। हालांकि पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुए, आज भी आप देखते हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर हैं वो चलते रहते हैं। आपको सीरियन वॉर याद ही होगा, वहाँ पे एक तरह से प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन थी। वहाँ पे एक तरफ से रशियन जो गवर्नमेंट है वो एक रिजीम को सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ दूसरे को करते हैं।
उसके अलावा दुनिया जो है वो यूनिपोलर बन गई, यूएस हेजिमनी का दौर शुरू हो गया, यूएस एक डोमिनेटिंग पावर बन गया पूरी दुनिया में, और नाटो जो है वो एक्सपैंड करने लग गया ईस्टवर्ड। यहाँ पे आप जानते हैं कि नाटो पहले वार्सो पैक्ट के खिलाफ यानी कि कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ एक बहुत बड़ा संगठन था, शुरुआत इसकी इसी तरह से हुई थी, लेकिन अब नाटो जो है वो धीरे धीरे करके इसने बहुत हद तक रशिया को पूरी तरह से चारों तरफ से इसने घेर लिया है। आज के समय ये विवाद भी चल रहा है कि यहाँ पे यूक्रेन जो है अगर नाटो का पार्ट बन जाता तो रशिया पूरी तरह से घिर जाता, और रशिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट थी, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन कर दिया। और इसके ऊपर आप जानते हैं कि अलग अलग चल रही हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया ने इन्वेड कर ही दिया है। उसके बाद बहुत सारे नए देश और नई अलायंसेस बनी नाटो के साथ। जैसे कि मैंने कहा, इन देशों ने बहुत सारे जो देश पहले के समय पे वार्सो पैक्ट और ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे, यूएसएसआर के सैटेलाइट स्टेट्स थे, वो आज के समय नाटो जो कि इनका एकदम कट्टर विरोधी ग्रुप था उसके समर्थन में चले गए, और उसके साथ जोड़ के यूएस के समर्थन में चले गए। और यूएस हेजेमनी का दौर आप जानते हैं कि उसके बाद शुरू हो गया था। यूएस खुद इसके साथ के जो देश हैं, जो नाटो देश हैं, वो अलग हैं, जियोपॉलिटिकल हेजेमनी इनकी चलती है, उसके अलावा इन्फ्लुएंस इनका पूरी दुनिया में चलता है। आप जानते हैं कि इस तरीके से यूएस जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आज के समय, और इस स्पेशली 90s से लेके 2000 के आसपास के एरिया तक बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाई है। उसके बाद दुनिया जो है वो काफ़ी धीरे धीरे करके मल्टीपोलर भी बन गई है आज के समय। आज इकोनॉमिकल एक्सेस पे देखेंगे तो जापान है, यहाँ पे चाइना है, इंडिया है, ये बहुत बड़े मेजर पावर के तौर पे उभर के आए हैं आफ्टर कोल्ड वॉर और आफ्टर बहुत सारे इनके इकोनॉमिकल चेंजेस के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था 20वीं शताब्दी का। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।